इन माई ओपिनियन वन पीस मोस्ट अंडररेटेड सागा इज स्काइपिया और मैं तो इसे एक हिडन मास्टर पीस भी मानता हूँ। लोग वाटर 7, समिट वॉर, वानो कंट्री जैसी सागास की वजह से भूल जाते हैं कि स्काइपिया कितनी बढ़िया सागा है स्टोरी वाइज। यहाँ पर मैं ये नहीं बोलना चाहता कि ये सागा इन तीनों सागा से बेटर है, बल्कि मैं यहाँ ये बोलना चाहता हूँ कि स्काइपिया भी बहुत ही बढ़िया सागा है। और एज एन इंडियन मुझे तो इसकी स्टोरी बहुत ज्यादा पसंद आई, क्योंकि हमें इसके अंदर हिंदुइज्म हिस्ट्री से रिलेटेड रेफरेंसेस देखने को मिलते हैं। वैसे मुझे यहाँ रेफरेंस वर्ड का नहीं इंस्पिरेशन वर्ड का यूज करना चाहिए, क्योंकि सारी चीजें रेफरेंस नहीं इंस्पिरेशन है इन माई ओपिनियन। इन्हें रेफरेंस कह लो या इंस्पिरेशन, अब जो भी है मैं तुम्हें इस वीडियो में बता दूंगा। लेकिन शुरू से शुरू करते हैं इस रिव्यू वीडियो को। तो हमें टोटल इस सागा के अंदर 3 आर्क्स देखने को मिलती है, जिसमें से एक फिलर है और 2 कैनन, जिनका नाम जया एंड स्काइपिया है। तो जया आर्क की मेन सेटिंग थी लूफी और उसकी गैंग स्काईलैंड के क्लू ढूंढते हुए मॉकटाउन पहुंच जाते हैं। और जितना मैंने इस आइलैंड को ऑब्जर्व किया उससे मुझे यही पता चला कि इस आइलैंड पे मोस्टली पायरेट ड्रंक होकर स्टूपिड बिहेव करते हैं। यहाँ के पायरेट्स हो या नॉर्मल लोग, सबको ही इस आइलैंड को मिथ मानते हैं। जस्ट लाइक सभी लोग नए आइडियाज और लोगों के ड्रीम्स को जैसे ट्रीट करते हैं, वैसे इस टाउन के लोग स्काई आइलैंड को ट्रीट करते हैं। जैसे तुम अपने ड्रीम्स के बारे में लोगों को बताओगे तो ज्यादातर चांसेस है कि वो तुम पे हंसेंगे, और इसी चीज को मॉकटाउन के लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जब लूफी ने अपने स्काईलैंड पर जाने वाले सपने के बारे में सबको बताया था तो सभी लोग उस पर हंसने लग गए थे, और ये चीज इंडियन सोसाइटी को ही रिप्रेजेंट करता है एक तरीके से, क्योंकि यहाँ पर तुम अपने सपने के बारे में सबको बताओगे तो लोग तुम पर हंसेंगे। ये चीज मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले भी बताई थी। इसके बाद लूफी का एक फिलोसॉफिकल एनकाउंटर होता है एक अजीब से इंसान के साथ, जो कि बाद में चल के रिवील होता है कि ये मार्शल डी टीच एके ब्लैक बियर्ड है। इसे देखने के बाद मेरा फर्स्ट इंप्रेशन काफी बेकार सा था। इसके थॉट्स तो मुझे अच्छे लगे, लेकिन इसका डिजाइन और मतलब अपीयरेंस काफी बेकार सा लगा। वाई भी नहीं देखा था कि ये ब्लैक बियर्ड हो, क्या पता आगे चल के चेंज हो जाए, लेकिन अभी तो मुझे बहुत ही बेकार लगा अपीयरेंस वाइज, लेकिन थॉट्स अच्छे थे इसके। वैसे भी तुम में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मुझे कैसे पता चला कि ये ब्लैक बियर्ड है, तो मैंने अभी गूगल पे सर्च मारा था कि ये बंदा कौन है इसका नाम जानने के लिए, तो पता चला कि ये ब्लैक बियर्ड है। वैसे ना ही पता चलता तो ज्यादा सही रहता, क्योंकि ब्लैक बियर्ड का इंप्रेशन काफी डाउन हो गया मेरी नजरों में। तो इंप्रेशन के बारे में बाद में बात करेंगे। वैसे मुझे टीच बहुत हद तक लूफी से सिमिलर लगा मेंटेलिटी और थिंकिंग वाइज। अब देखो ये इतनी ज्यादा आइकॉनिक लाइन है कि इसके बारे में मैं बहुत देर तक बात कर सकता हूँ, लेकिन अगर शॉर्ट में बताना हो तो ये लाइन बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। इस लाइन में 1% भी झूठ नहीं है, क्योंकि ड्रीम्स आर इटर्नल इवन आफ्टर डेथ। चाहे लोग मर जाएं, लेकिन उनके सपने हमेशा जिंदा रहते हैं। जैसे नोलन की डेथ हो गई है, लेकिन उसका सपना उसके डिसेंडेंट ने कंटिन्यू किया। या एक बहुत ही फेमस एग्जांपल देना हो वन पीस वर्ल्ड से ही, तो मैं गोल्डी रॉजर्स का दूंगा। रॉजर्स की डेथ हो जाने के बाद भी उसका सपना लूफी जैसे पायरेट्स कंटिन्यू कर रहे हैं, और उसकी विल को हमेशा के लिए जिंदा रख रहे हैं, और उसके सपने को भी। और इस समय ये पता चलता है कि ड्रीम्स ट्रांसफर होते हैं जनरेशन टू जनरेशन। वैसे यहाँ टीच ने लाइन तो बहुत अच्छी बोली थी, लेकिन हमें यहाँ एक तरीके से आयरनी भी देखने को मिलती है। अब देखो सपना तो इसे भी अपना पूरा करना था लूफी और जोरो जैसे बंदों की तरह, लेकिन इवल साइड का। जैसे लूफी का सपना था ट्रू फ्रीडम अचीव करने का, जोरो का सपना था दुनिया का सबसे महान स्वॉर्ड्समैन बनने का, वहीं टीच का सपना था कि पावर अचीव करने का, मतलब उसे सबसे ज्यादा पावरफुल बनना था। और ये चीज एक तरीके से आयरनी भी रिप्रेजेंट करता है और नहीं भी। अब देखो ये पायरेट है, तो मैं गलत तो नहीं मानूंगा कि भाई इसे पावर अचीव करना तो इसमें कोई गलत चीज है, लेकिन ये अपना सपना पूरा करने के चक्कर में बहुत सारे बंदों के सपने दबा देगा, ऐसा मुझे फील हो रहा है। और जैसे ये वाइब भी देखा था, जैसे जब लूफी स्काई आइलैंड के लिए उड़ रहा था तो ये उसकी बाउंटी हंट करने के लिए आ गया था, तो इससे मुझे फील हुआ कि ये ईवल बंदा तो है, बहुत सी ईवल। लेकिन अब ये बंदा पायरेट है, तो मैं कंप्लेन भी नहीं कर सकता हूँ कि ये बंदा ऐसा क्यों है, क्योंकि अब ये तो पायरेट है, तो इसमें मेरी गलती होगी कि मैं एक पायरेट से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो एक अच्छा बंदा हो जस्ट लाइक लूफी। लेकिन टीच की इस लाइन की वजह से हमें वन पीस की फिलोसफी और ओडा सेंसे का मैसेज, थिंकिंग और ट्रिब्यूट देखने को मिलता है। जो बंदे सपने नहीं देखते वो जिंदा नहीं, बस सिंपली एग्जिस्ट करते हैं। ये एक ट्रिब्यूट है उन सभी लोगों के लिए जो कि सपने के पीछे पूरी दुनिया से लड़ते हैं। इसके बाद एक बहुत सही कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है, जो कि डीपली ब्रोकन था, नॉट फिजिकली बट मेंटली एंड इमोशनली। तुम खुद ही सोचो, लोग तुम्हें उस काम के लिए मॉक कर रहे हैं जो कि तुमने किया भी नहीं है, तो कितना बुरा लगता होगा। देखा जाए तो इसके एंसेस्टर ने भी वो काम किया नहीं था, लेकिन तब भी इस चीज की सजा उसे और उसके एंसेस्टर दोनों को ही मिल गई थी। खासकर इसकी सजा तो मुझे काफी ज्यादा बेकार लगी थी, क्योंकि इसने पूरी जिंदगी भर ह्यूमिलेशन सही थी कि तू तो भाई झूठा है, तेरे पूर्वज झूठे हैं। ये चीज भाई दिमाग को खराब कर देती है। आदमी किसी तरह फिजिकल सफरिंग तो सह भी ले, लेकिन मेंटल सफरिंग नहीं सही जाती है यार। ये चीज दिखाते है कि दुनिया कितनी ज्यादा अनफेयर है, और इस अनफेयर दुनिया को ओडा सेंसे ने बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया। सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि पूरे वन पीस यूनिवर्स में हर एक सागा के अंदर हमें कितने ज्यादा सीन्स देखने को मिलते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि दुनिया बहुत ही ज्यादा अनफेयर है। भाई लोग सही बताऊं तो ओडा सेंसे मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आ गए। इनकी राइटिंग इतनी ज्यादा है कि ये मेरे वन ऑफ द बेस्ट राइटर बन चुके हैं, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये मेरी नजरों में टाइट कुबो सेंसे को सरपास करके दी बेस्ट राइटर बन जाएंगे मेरी नजरों में। तो क्योंकि मैं नहीं मान सकता कि इतनी ज्यादा डेप्थ हो किसी शो में। बस पता नहीं क्यों ओडा सेंसे की राइटिंग मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आ गई है। हर एक चीज से मैं
बहुत ही ज्यादा रिलेट कर पा रहा हूँ और हर एक डॉट को मैं दूसरी डॉट से कनेक्ट कर पा रहा हूँ। बहुत सही राइटिंग है यार, मतलब अनबिलीवेबल। वापस से बात की जाए क्रिकेट की तो इसने 100 सालों से भी ज्यादा टाइम लगा दिया, लेकिन इसका आइलैंड को ढूंढ नहीं पाया। और वहीं लूफी आता है और इसका आइलैंड को 2 मिनट में ढूंढ देता है, मतलब 2 मिनट में नहीं लेकिन ढूंढ देता है। लेकिन इसका आइलैंड में जाने से पहले लूफी एक ऐसा काम करता है जिसे देख के मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी मिलती है और तुम्हें भी मिली होगी। मतलब ऐसा काम करता है कि डोपामिन लेवल्स एकदम हाई पे चले जाते हैं। जब ये बंदा बेलेमी को पंच मारता है, वो सीन देख के जितना हाई लेवल का डोपामिन रिलीज होता है, मतलब एकदम हाई क्वालिटी वाले जो डोपामिन रिलीज होता है भाई, उतना डोपामिन मैं 100 बार मास्टरबेट भी करूंगा तब भी नहीं रिलीज होगा। देखो मैं ये नहीं कहना चाहता कि बेलेमी के थॉट्स या थिंकिंग बेकार हो, हालांकि इसकी थॉट्स हैं बहुत बेकार। हर एक इंडिविजुअल के पास हक है कि वो अपने यूनिक थॉट्स रखे, लेकिन ये बंदा अपने थॉट्स को, मतलब चीप थॉट्स को दूसरों पे थोपता है कि मैं एक सोचता हूं तो तू भी वही सोच। सिंपली बताना हो तो ये बंदा ये चाहता है कि जिस चीज में मैं बिलीव कर रहा हूं, जो चीज मैं कर रहा हूं वही तू कर। ये एक्सपेक्ट करता है कि कोई यूनिक ना हो, सब इसके तरह ही हो, जो कि मुझे बहुत ही बेकार चीज लगी, जिसने मुझे बहुत ही इरिटेट कर दिया था। एक तो इस बंदे के खुद के कोई ड्रीम्स या एम्बिशंस नहीं थे, ऊपर से दूसरों के सपनों का मजाक बना रहा था, जिस चीज की वजह से इस बंदे को देख के बस गुस्सा ही आ रहा था और कुछ नहीं। वैसे मेरे हिसाब से ओडा सेंसे ने बेलेमी को इसलिए ऐड किया ताकि वो ये दिखा सके कि एक नॉर्मल पायरेट और लूफी की थिंकिंग में कितना ज्यादा कॉन्ट्रास्ट है। बेलेमी के हिसाब से रियल पायरेट वही है जो पैसा कमाए, पावरफुल बने, पावरफुल अलायंसेस बनाए और प्रैक्टिकल सोच रखे और वीक लोगों को दबाए। और इसलिए वो स्काई आइलैंड, वन पीस और दूसरों के ड्रीम्स की इज्जत नहीं करता था। खैर अपने ड्रीम्स की भी नहीं करता था, वो अलग बात है कि इसके खुद के कोई ड्रीम्स नहीं थे, लेकिन ये चीज दिखाती है कि लूफी इसके बिल्कुल ही अपोजिट आदमी है। क्योंकि लूफी स्काई आइलैंड, वन पीस, ड्रीम्स तीनों ही चीजों में बिलीव करता है। जिन चीजों में बेलेमी नहीं करता है उन्हीं चीजों में लूफी बिलीव करता है। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो बेलेमी की जो रियल पायरेट वाली डेफिनेशन है कुछ हद तक सच भी है, क्योंकि वन पीस वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए पैसा और पावर दोनों ही चीजें मस्ट है। क्या पता ऐसा हो सकता है कि बेलेमी का कोई बचपन का ट्रॉमा या बहुत बुरा पास्ट रहा हो, जिसकी वजह से उसकी ऐसी थिंकिंग हो गई हो कि बस पैसा और पावर इंपॉर्टेंट है। और इस चीज में कोई गलती भी नहीं है, क्योंकि ये चीज तो इंपॉर्टेंट है ही, देखा जाए तो वन पीस वर्ल्ड के लिए भी देखा जाए या अपने वर्ल्ड के लिए देखा जाए, दोनों ही जगह बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों चीजें। चलो अब इसके बारे में कभी किसी और वीडियो में बात कर लूंगा, लेकिन अभी बात करते हैं मेरे वन पीस के वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड की, एपिसोड नंबर 151। ये एपिसोड मुझे इसलिए इतना ज्यादा पसंद आया क्योंकि हमें इसके अंदर 3 वॉरलॉर्ड्स, डोफ्लामिंगो, मीहॉक एंड कुमा देखने को मिलते हैं। और इनके अलावा हमें एक बहुत ही बढ़िया कैरेक्टर देखने को मिला जो कि मेरे हिसाब से वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पायरेट रहा होगा, व्हाइट बियर्ड। पता नहीं क्यों लेकिन व्हाइट बियर्ड मुझे ऐसी फील दे रहा है कि ये किंग ऑफ द पायरेट्स, गोल्डी रोजर से भी ज्यादा बढ़िया बंदा होगा। और पर्सनली बताऊं तो व्हाइट बियर्ड मेरा फेवरेट पायरेट बन चुका है। जैसा इसका अपीयरेंस और वाइब और एटीट्यूड था, ये बंदा मेरा दिल जीत गया भाई, बहुत सही बंदा है। इस बंदे को देख के ऐसा फील हो रहा था कि इसे कहते हैं पीक मैस्कुलिनिटी। भले बंदा कुछ सेकंड्स के लिए देखने को मिला हो, लेकिन ये बंदा मेरी नजरों में तो द ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेट बन गया। मैं बहुत बढ़िया है, कुछ ज्यादा पसंद आ गया मुझे देखना आगे चल के बंदा और भी ज्यादा। मेरे हिसाब से अगर व्हाइट बियर्ड थोड़ा गेश और अफ्रीका में पैदा होता तो वो शायद से ब्लैक बियर्ड जैसा होता, क्योंकि ब्लैक बियर्ड को देख के वो फील नहीं आती कि ये बंदा ब्लैक बियर्ड हो, लेकिन व्हाइट बियर्ड को देख के सही में फील आती है कि बंदा व्हाइट बियर्ड हो। हालांकि इसकी बियर्ड नहीं है, मुस्टैच है, लेकिन फील बहुत तगड़ी देता है बंदा। चलो व्हाइट बियर्ड की बातें छोड़ते हैं क्योंकि इसके बारे में तो मैं बात करते ही कह जाऊंगा। अब बात करते हैं शैंक्स के बारे में। इस एपिसोड में हमें ये भी पता चला कि शैंक्स एक नॉर्मल पायरेट नहीं है भाई, ये बंदा इतना ज्यादा पावरफुल है कि व्हाइट बियर्ड जैसे पायरेट से पंगा लेने के लिए तैयार है। ये वहां पे जाके लड़ने के लिए तैयार हो चुका है। मतलब इसने लड़ने के लिए तो नहीं बोला था, लेकिन ये बंदा तैयार तो है कि हाँ भाई आजा भिड़ले। लेकिन अगर शैंक्स सही में इतना ज्यादा पावरफुल है तो उस बंदे ने लूफी को बचाने के चक्कर में अपना एक हाथ क्यों गवा दिया था, क्योंकि हाथ तो उसका बहुत काम आता लड़ाई में। पता नहीं क्या है क्या नहीं, आगे चल के पता चल जाए होपफुली। लेकिन अभी के लिए तो मैं बस यही बोलूंगा कि शैंक्स और व्हाइट बियर्ड दोनों ही बहुत ही गोटेड बंदे हैं, लेकिन व्हाइट बियर्ड थोड़ा ज्यादा पसंद है मुझे। वैसे जितनी ज्यादा वर्ल्ड बिल्डिंग मुझे वन पीस के किसी नॉर्मल सी आर्क के अंदर देखने को मिल जाती है, उतनी किसी नए एनिमे में नहीं होती है। मतलब सोलो लेवलिंग को ही ले लो, इस एनिमे के लोग इतनी ज्यादा हाइप बना देते हैं कि भाई इसमें तो ये है, ये हो गया भाई, ये वन पीस को सरपास कर दे। अबे भाई चल, इससे ज्यादा भाई क्या बोलूं, मतलब इससे ज्यादा बेकार एनिमे मैंने तो नहीं देखी आज तक। पता नहीं यार क्या पसंद आ जाता है लोगों को सोलो लेवलिंग के अंदर। मुझे तो उसके प्रोटैगनिस्ट के अंदर एक चीज पसंद नहीं आती, उससे ज्यादा डेप्थ तो इस वन पीस के कुत्ते के अंदर है। मेरे से तो लिख के ले लो, मुझे सोलो लेवलिंग में कभी भी कुछ भी पसंद नहीं आने वाला, मतलब कुछ है ही नहीं पसंद करने लायक, इसमें क्या ही पसंद आएगा। खैर हाँ, बस एक चीज सही लगती है कि इसकी एनिमेशन बढ़िया है, मतलब ठीक है, उतनी भी बढ़िया नहीं है। अगर हम 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर की एनिमेशन देखे तो इससे तो 100 गुना बेटर है, लेकिन बाकी एनिमे की तरफ से देखा जाए तो ठीक एनिमेशन है इसकी। बाकी एनिमेशन और फाइट्स के अलावा तो मुझे कुछ पसंद नहीं आता, और मुझे तो इसके फाइटिंग सीन्स भी उतने पसंद नहीं आते, लोगों को उतने पसंद आते हैं इसलिए मैंने बोल दिया, लेकिन मुझे कुछ खास पसंद नहीं आती है एनिमे, बेकार ही है मेरे हिसाब से तो। सो अगर मैं थोड़ा ऑफ टॉपिक चला गया था, तो जैसे स्ट्रॉ हेड्स स्काइपिया में पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पे एंजल लाइक लोग, क्लाउड से बने हुए घर और डायल टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, जो कि काफी नई चीज थी उनके लिए भी और मेरे लिए भी। वैसे एक ऐसा आइलैंड जो कि आसमान में एग्जिस्ट करता है, ये सुनते ही दिमाग में हेवन ही आता है, क्योंकि बचपन से ऐसे शोज देखे हैं जिसमें हेवन को ऐसा ही दिखाया। हालांकि ये हेवन नहीं है, लेकिन तब भी आसमान में है, इसलिए मैंने हेवन बोल दिया यहाँ पे। ये सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन इस वीडियो का मेन टॉपिक है एनएल, और इसको डिस्कस करने के लिए मैंने मेनली ये वीडियो बनाई
नहीं है तो वही करते हैं। तो मेरे ओपिनियन में ये एक विलन से ज्यादा सिंबल था ईगो, गॉड कॉम्प्लेक्स एंड एरोगेंस का, और ये चीज मुझे इसके गोल्स एंड एटीट्यूड से क्लियरली पता चल गई थी। अब इसने अपने मेन गोल टू बिकम द एब्सोल्यूट गॉड ऑफ एन इन्फिनाइट वर्ल्ड को पूरा करने के लिए स्काइपिया पर रूल किया एज अ गॉड और बिहेव किया एज एन इविल डिक्टेटर। यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि एनएल के हिसाब से गॉड सबसे पावरफुल होता है, जो कि कुछ भी कर सकता है और उसे कोई भी रोक नहीं सकता है। इसने अपनी इसी थिंकिंग को फॉलो किया और अपनी पावर की हेल्प से लोगों को मजबूर किया कि वो इसे वर्शिप करे और इसकी कही हुई बातों को फॉलो करें। देखो भाई लोग, अगर इसने अपनी पावर का यूज करके स्काइपिया के लोगों को मजबूर ना किया होता इसे फॉलो करने के लिए, तब भी हमें बहुत हद तक फाइट्स देखने को मिलती स्काइपिया के अंदर। लेकिन फिर ये कॉन्फ्लिक्ट गॉड वर्सेस ह्यूमंस के बीच में नहीं होता, फिर ये ह्यूमंस ही आपस में लड़ने लग जाते हैं, क्योंकि अब तो इनके पास कोई पावरफुल आइडेंटिटी है नहीं जिसे फॉलो करे, तो इनके इनर कॉन्फ्लिक्ट बहुत ही उभर के आते हैं। यहाँ पर मैंने जो भी बोला, अगर मैं उस चीज को रियलिटी में देखूं तो यहाँ बिल्कुल अपोजिट चल रहा है। यहाँ जो कंट्री एथिस्ट है वो बिल्कुल ही पीसफुल तरीके से जी रही हैं। जैसे कंट्रीज लाइक जापान, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, स्वीडन, ये सब कंट्रीज एथिस्ट कंट्रीज में आती हैं। यहाँ के मैक्सिमम लोग किसी भी गॉड को फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन तब भी ये देश सबसे ज्यादा पीसफुल है। और वही कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड ईरान, जो कि एक स्पेसिफिक रिलीजन को स्ट्रांगली फॉलो करते हैं, लेकिन तब भी ये जगह सबसे ज्यादा अनपीसफुल है। तो क्या इसका मतलब ये है कि रिलीजन वॉयलेंस सिखाता है? तो इसका जवाब है नहीं। बीइंग अ हिंदू, मुझे अपने रिलीजन के बारे में इतनी तो नॉलेज है कि वो मुझे वॉयलेंस नहीं सिखाता या वो वॉयलेंस को बढ़ावा नहीं देता है। मुझे तो अपने रिलीजन के बारे में इतना पता है कि मेरा रिलीजन वॉयलेंस नहीं सिखाता, और मैं कंफर्म कर सकता हूँ कि शायद से दूसरे रिलीजन भी वॉयलेंस ना सिखाते हों, क्योंकि जहां तक मुझे पता है सारे रिलीजन भाई पीस में रहना सिखाते हैं, कोई भी वॉयलेंस नहीं सिखाता है। मैं अपने रिलीजन का तो कंफर्म कर सकता हूँ, तुम जिससे बिलोंग कर तो कंफर्म करके बता देना मुझे। पर तब भी हमें इंडिया के अंदर रिलीजन के बेसिस पे लड़ाई देखने को मिली जाती है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि रिलीजन लड़ाई सिखाता है? अभी मैंने 2 सेकंड पहले बताया था कि हमारा रिलीजन लड़ाई करना नहीं सिखाता है, क्योंकि अगर ये सिखाता तो हमें कास्ट के बेसिस पे कभी लड़ाई नहीं देखने को मिलती। ये सारी चीजें बता के मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी रिलीजन लड़ाई को प्रमोट नहीं करता है, बस कुछ लोग धर्म का रक्षक बन के अपना काम निकलवाने के चक्कर में भाई हेट प्रमोट करते हैं। और एक रिलीजन के लोग, जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन इस रिलीजन के लोग तो इतने ज्यादा गिर जाते हैं कि वो छोटे छोटे बच्चों को मैनिपुलेट करते हैं दूसरे रिलीजन के खिलाफ और हेट फैलाते हैं कि भाई ये तुम्हारे दुश्मन है, इनसे जाके लड़ना है, तो मैं बड़े ओके। इससे रिलेटेड तुमने बहुत सारी वीडियोस भी देखी होंगी और जिसे देख के बस गुस्सा ही आता, मुझे भी और तुम्हें भी, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, अब अनपढ़ को क्या ही बोलना। देखो ये चीज मेरे अकेले बोलने से तो बदलने वाली है नहीं, ये बदलने के लिए भाई हम सबको मिलकर पीसफुल तरीके से रहना पड़ेगा, तभी ये चीजें बदलने वाली हैं। वैसे जो काम ये घटिया और अनपढ़ लोग करते हैं वही काम तो एनएल ने भी किया, इसने सभी लोगों को मैनिपुलेट किया और अपना काम निकलवा लिया। देखो वैसे एनएल एक बहुत ही सही एंटागोनिस्ट है, इसे ओडा सेंसेई ने लिखा बहुत अच्छे तरीके से था, बस इसमें एक ही कमी थी कि ये डार्क थीम पे बेस्ड नहीं था। स्टार्टिंग में जब नामी इसके आइलैंड पे गई थी तो इससे बहुत सही वाइब्स आ गई थी कि हाँ ये तो बहुत ही अच्छा विलन होगा, लेकिन जब लूफी और इसकी फाइट शुरू होती है तो ये बहुत अच्छे विलन से एक अच्छा विलन बन के रह जाता है बस। और इस चीज में मैं ओडा सेंसेई की गलती नहीं मानूंगा, इसमें मैं टू एनिमेशन और अपनी गलती मानूंगा। टू एनिमेशन की गलती मैं इसलिए मानूंगा शायद से उन्होंने इसे अच्छे से प्रेजेंट ना किया हो या फिर मैंने इसे गलत तरीके से ऑब्जर्व किया हो। अगर मुझे रैंक करना हो आर्लोंग, क्रोकोडाइल और एनएल को, तो मैं 3rd पे एनएल, 2nd पे आर्लोंग ड्यू टू हिज इंपैक्ट ऑन नामी, और ये बहुत ही वेल रिटन एंड प्रॉपर एंटागोनिस्ट भी था इसलिए, और इसने सीरीज की स्टार्टिंग में मेरा इंटरेस्ट भी बना दिया था, इसलिए मैंने इसे 2nd पे रखा। और 1st पे ऑब्वियसली क्रोकोडाइल, क्योंकि ये मुझे थोड़ी एग्रेगोर वाली वाइब देगा था। और इन तीनों विलेंस में मुझे एक चीज सबसे बढ़िया लगती है कि इन तीनों विलेंस की कोई सैड बैक स्टोरी नहीं है, ये इवल इसलिए है क्योंकि ये इवल है। आज से कुछ साल पहले मुझे नारुतो और डीमन स्लेयर की वजह से सैड बैक स्टोरी वाले विलेंस पसंद आने लग गए थे, लेकिन फिर मेरे अंदर का बचपन वाला हिमांशु जागा और उसने मुझे याद दिलाया कि तुझे तो नो फक्स गिवन वाले विलेंस पसंद है। मुझे बचपन में ऐसी मेंटेलिटी वाले विलेंस बहुत ही ज्यादा पसंद आते थे कि हम तो ऐसी हैं जो जोता वो पाड़ लिए। सही बताऊं तो मुझे नहीं जानना कि भाई उसके साथ क्या बुरा हुआ कि जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा बुरा बन गया। नहीं यार, मुझे ये चीज नहीं देखनी, मुझे ये देखना है कि किसी के साथ कितना भी बुरा हुआ लेकिन वो कितना अच्छा इंसान बन के निकला है। ये चीज देखने में सही भी लगता है, लेकिन ये क्या बुरा हो गया तो भाई मेरे साथ बुरा हुआ, मैं दुनिया के साथ बुरा करूंगा, ये चीज बेकार लगती है मुझे पूरी सागा तो पसंद आई थी, लेकिन जो इसके लास्ट के एपिसोड थे जिसमें नोलन की बैक स्टोरी दिखाई थी वो सबसे बेस्ट लगे थे। और उन दोनों एपिसोड्स में भी जो सबसे बढ़िया चीज लगी थी वो है सैक्रिफाइस वाला सीन, वो सबसे बढ़िया लगा था मुझे पूरे सागा में ही। तुम खुद ही देखो कि कितनी अच्छी चीज बताई है कि अगर गॉड रियल में एग्जिस्ट करते हैं तो उन्हें सैक्रिफाइस की नीड नहीं है, लेकिन अगर उन्हें है तो वो गॉड नहीं है। ये जो चीजें बताते हैं ना वन पीस के अंदर, ये बहुत ही सही बताते हैं और इनकी मैं मोस्टली चीजों से अग्री करता हूँ और मुझे बहुत ही बढ़िया चीजें लगती हैं सारी। देखो तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है कि बहुत सारे रिलीजन के अंदर बहुत सारे लोग सैक्रिफाइस करते हैं बहुत सारी चीजों का, जिनका मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मुझे यहाँ पे किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट्स नहीं करना है भाई। पर लोगों को समझना चाहिए कि भगवान तुम्हारे सैक्रिफाइस नहीं बल्कि तुम्हारे अच्छे कर्म देखेंगे, इसलिए भगवान को खुश करने से पहले अपने आसपास के लोगों को खुश रखना सीखो भाई। ज्ञान तो बहुत दे दिया, लेकिन अगर इस आर्क के मेन एमवीपी के बारे में बात करें तो मेरे हिसाब से ये सांजी है, क्योंकि इसने बहुत सारी जगह जोरो को पीछे छोड़ दिया था और इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था पूरी सागा में। जैसे वो एनएल वाली फाइट का सीन ही देख लो यार, क्या ही सिक सीन था वो। मेरे हिसाब से वो वन ऑफ द कूलेस्ट सीन है पूरे एनिमे हिस्ट्री के अंदर। तुम खुद ही देखो वहां से भाई वो बिजली से पूरा भुन गया लेकिन निकाल के अपना सुट्टा फूक रहा भाई, बहुत ही कूल सीन था, बहुत बढ़िया।
बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। भले ही ज़ोरो मेरा फेवरेट है, लेकिन सांजी भाई गोटेड बंदा, बहुत बढ़िया बंदा यार। बहुत सही, किसी को बहुत बढ़िया बंदा सांजी भी। मैं तो भाई ज़ोरो, लूफी, सांजी, उसॉप इन सबको एक लेवल पे रैंक करता हूँ। बहुत सही बंदे, मैं पावर के बेसिस पे जज नहीं करता, इनके जो काम है ना उस बेसिस पे जज करता हूँ। बहुत सही, मतलब बहुत बढ़िया तरीके से लिखा है, हर एक कैरेक्टर बहुत पसंद आता भाई। फाइट्स और कूल सीन्स के अलावा कॉमेडी सीन्स भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया थे इस सागा में। एंड या आई लव वन पीस ह्यूमर। किसी को हंसी आए या ना आए, मुझे तो भाई वन पीस के फनी सीन्स देख के बहुत ही ज्यादा हंसी आती है, मजे आते हैं भाई, बहुत ही ज्यादा मजे आते हैं। अगर मैंने वन पीस बचपन में देखा होता भाई, मेरा बचपन का फेवरेट शो होता। इन चीजों के अलावा तो मेरे दिमाग में कुछ आ नहीं रहा है जिनके बारे में मैं बात करूं इस सागा से रिलेटेड, लेकिन अगर कभी आया और वो बहुत इंपॉर्टेंट रहा तो मैं किसी और कोई और वीडियो बना के बता दूंगा। और हाँ, वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें बताया था कि मैं तुम्हें इस वीडियो में हिंदुइज्म हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ रेफरेंसेस या इंस्पिरेशन बताऊंगा, तो उसे तुम एक झूठ समझ के भूल जाओ। क्योंकि पहले मैं एनएल को गॉड इंदिरा से कंपेयर करने वाला था, लेकिन फिर मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे कोई ऑफिशियल चीजें नहीं मिली कि हाँ भाई ऑफिशियली है इंस्पायर्ड या वो है क्या कहते हैं वो कॉपीड है, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं फेक क्लेम्स नहीं करना चाहूंगा। बट हाँ, मुझे अगर कोई ऑफिशियल आर्टिकल मिलता है तो मैं इस पे जरूर वीडियो बनाऊंगा, पक्का है। पर वैसे देखूं तो एनएल बहुत हद तक गॉड इंदिरा जैसा तो था ही, इसमें कोई गलत चीज तो नहीं बोली मैंने, लेकिन सॉरी मैंने तुमसे झूठ बोला और मैंने वीडियो इतनी लेट से अपलोड की, इसके लिए मैं अपने आप से और तुमसे दोनों से ही माफी मांगना चाहूंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि यार मैं रेगुलर बेसिस पे वीडियो बनाऊं, लेकिन सही बताऊं मेरा ना मन हट गया था वीडियो बनाने से, मैं पक गया था एक चीज को देखते देखते। मैंने वन पीस भी ड्रॉप कर दिया था एक बीच में, और मैं वही वापस से बॉलीवुड हॉलीवुड तो कम ही, मैं बॉलीवुड की ज़्यादा मूवीज़ देखने लग गया था क्योंकि बहुत पसंद आती मुझे बॉलीवुड की मूवीज़, पता नहीं क्यों, बचपन से ही देखता हूँ इस वजह से शायद से। और हाँ, अगर तुम्हें कोई मूवी रिकमेंडेशन चाहिए तो मेरे हिसाब से उड़ान देखना, तमाशा, रॉकस्टार, वेकअप सिड, रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर, और इसके अलावा एक सेकंड वो मकबूल, करीब करीब सिंगल, पिंक हो गई, पीकू, ये तो पक्का ही देखना, जो मैंने तुम्हें अभी बताई ये मूवीज तो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, देखने वाली हैं। इसके अलावा भी बहुत मूवीज हैं जैसे ब्लैक फ्राइडे बर्फी और वो क्या नाम था उसका, एक से डियर जिंदगी। हाँ, और हाँ ये मूवीज देख लो, अभी पहले इतनी मूवीज देख लो, बाद में आना। और हाँ, एक अगर तुम्हारा कॉलेज शुरू होने वाला है तो भाई मेरे हिसाब से स्टूडेंट ऑफ द ईयर देख लेना, क्योंकि उसकी वजह से तुम्हारी हाई एक्सपेक्टेशन हो जाएंगे और कॉलेज में जाओगे जो एक्सपेक्टेशन गिरेंगी तो बहुत मजा आएगा मुझे। लेकिन जो मैंने स्टार्टिंग है सभी जो भी मैंने ये मूवीज बताई ये प्लीज देखना, बहुत बढ़िया मूवीज हैं, मजा आएंगे तुम्हें देखने में। और कोई एनिमे रिकमेंडेशन चाहिए तो NH के देख लेना, ये मैंने अभी कंप्लीट किया था, मुझे पसंद आया, मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा अभी 2-3 महीने के अंदर। और मॉब साइको भी देख लेना, मैंने मॉब साइको बहुत पहले देखा था, लेकिन आज तक मैंने कभी उस पर वीडियो नहीं बनाई। मेरा फेवरेट एनिमे तब भी, मतलब फेवरेट की लिस्ट में आता, सबसे फेवरेट नहीं है, लेकिन बहुत पसंद आता मुझे मॉब साइको। बाकी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि नहीं किया तो मैं बोलते कह जाऊंगा। लेकिन याद से भाई ये मूवीज देख लेना और मुझे इंस्टा पर बताना कि भाई तुम्हें कैसी लगी मूवीज, क्योंकि मुझे मूवीज देखना बहुत पसंद है और एनिमे देखना भी, एनिमे देखना ज्यादा पसंद है खैर।